सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि शिए ने सबके सामने हिम्मत जुटाकर युआनएन ये हुई के लिए अपने कई सालों से छुपे प्यार और मेहनत का सच्चा इजहार किया। उसने साफ कहा कि अगर वो उसे स्वीकार नहीं करती तो वो हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोबल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृपया शुरू करें। लड़का नंबर 38। लैन मुजी ने घोषणा की जब उन्होंने उस नंबर पर नज़र डाली जो तांग यिनमेंग ने निकाला था। लड़का नंबर 38 वो व्यक्ति था जिसे तांग वुलिन अच्छी तरह जानता था। वो उसका पूर्व सहपाठी लुओ गुइशिंग था। लुओ गुइशिंग का कमल पत्ता समूह के सामने की ओर तैर कर आ गया और वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने देखा है कि आज यहाँ कई लोगों ने अपनी शक्तियाँ दिखाने के बजाय प्रेम प्रस्ताव दिए हैं। ये समझ में आता है क्योंकि हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और हम में से कई लोग इस सम्मेलन में पहले से ही किसी को मन में लक्ष्य बनाकर आए हैं। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना मैं भी इस सूची में अपना नाम जोड़ दूं? मैं भी एक स्वीकारोक्ति करने जा रहा हूं। लुओ गुइशिंग ने झील के दूसरी ओर देखा और थोड़ी देर रुकने के बाद आगे कहा, सबसे पहले मुझे अपने अच्छे मित्र शू यूचेंग से माफ़ी मांगनी होगी। आज मेरा नंबर पहले निकला है, इसलिए इस नज़रिए से मैं तुमसे अधिक भाग्यशाली हूँ। पिछले कई वर्षों से हम दोनों एक ही लड़की को पसंद करते रहे हैं और हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं, लेकिन इससे हमारी दोस्ती कभी प्रभावित नहीं हुई। मैं अब भी उसे अपना प्रिय भाई मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें भाई के लिए भी छोड़ा नहीं जा सकता। चूँकि भाग्य के देवता ने आज मुझ पर कृपा की है, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा। इसके लिए माफ़ करना मेरे भाई। उसकी बात सुनते ही सभी की रुचि बढ़ गई। ये एक प्रेम त्रिकोण था जिसमें दो अच्छे दोस्त शामिल थे। तांग वुलिन ने सहज ही वू सिदोओ की ओर देखा। यदि कोई लड़की थी जिसे लुओ गुइशिंग और शू यूचेंग दोनों पसंद करते थे तो वो केवल वू सिदोओ ही हो सकती थी। वास्तव में वू सिदोओ अपने कमल पत्ते पर खड़ी थी और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी। लुओ गुइशिंग ने कहा, मुझे तुम बहुत समय से पसंद हो, उस समय से जब हम वुलिन और बाकी लोगों से हार गए थे। उस समय हम सब काफ़ी छोटे थे, इसलिए मेरी भावनाएं स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि किसी पर दिल आना क्या होता है। जहाँ से मैं आया था वहाँ मैं हमेशा सबसे अच्छा था। जब मेरा नाम जीनियस यूथ्स रैंकिंग में आया तो मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो तथाकथित रैंकिंग बस बकवास थी। इस एहसास ने मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया ताकि मैं लगातार आगे बढ़ सकूं और खुद को बेहतर बना सकूं। इस पूरे सफ़र में तुम हमेशा मेरे साथ रही हो। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं क्लास 1 का सदस्य रहा और इतने शक्तिशाली सहपाठियों से मिला। आप सब ने मुझे अपनी सीमाओं को तोड़ने और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा किस्मत वाला हूँ कि मैं तुमसे मिला। देखते ही देखते हम बड़े हो गए और अब जब हम इस सी गॉड फेट मैच मेकिंग सम्मेलन में खड़े हैं, मैं अब अपनी भावनाएं दबाना नहीं चाहता। चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे हमारी साधना कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वू सिदोओ, कृपया मुझे एक मौका दो। लुओ गुइशिंग का प्रेम प्रस्ताव बहुत सीधा और सच्चा था, बिना किसी बनावट के, लेकिन वू सिदोओ की भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। अचानक उसने जोर से कहा, मुझे माफ़ करना। नियमों के अनुसार इस चरण में महिला प्रतिभागियों को बोलने की अनुमति नहीं थी क्योंकि ये पुरुषों के लिए अपनी बात रखने का अवसर था, लेकिन जैसे पहले शू शियाओयान ने नियम तोड़ा था वैसे ही वू सिदोओ ने भी नियम तोड़ दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने सीधे सीधे लुओ गुइशिंग को ठुकरा दिया क्योंकि वो उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। लुओ गुइशिंग एक असाधारण प्रतिभा था। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो 5 रिंग वाला सोल किंग और 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर था। श्रीक एकेडमी जैसे स्थान में भी वो बेहद उत्कृष्ट माना जाता था। यही कारण था कि वू सिदोओ नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वो अपने सच्चे प्रेम को ढूंढने से वंचित रह जाए। लुओ गुइशिंग ये सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने हल्की सी हताश मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, इतना स्पष्ट जवाब देने के लिए धन्यवाद। मैं तुम दोनों को जीवन भर की खुशियां चाहता हूँ। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी और अगले ही पल उसके पैरों के नीचे का कमल पत्ता झील में डूब गया और वो भी उसके साथ पानी में चला गया। लुओ गुइशिंग असफल रहा। तांग वुलिन ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित रहा। उनके समूह में वू सिदोओ के बाद सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा लुओ गुइशिंग ही था। विशेष रूप से उसकी नेतृत्व क्षमता वू सिदोओ से भी बेहतर थी, लेकिन किसे पता था कि उसे इतनी साफ अस्वीकृति मिलेगी। वू सिदोओ ने जरा भी संकोच नहीं किया। ये स्पष्ट था कि वो उसे कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है
तांग यिनमेंग थोड़ी देर रुकी, फिर उसकी नज़र तांग वुलिन पर टिक गई। नंबर 51, कृपया आगे आएं। तांग वुलिन के पैरों के नीचे का कमल पत्ता आगे बढ़ा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 3 साल, उन्हें एक दूसरे को देखे 3 साल से अधिक हो चुके थे। वो दोनों अब बड़े हो चुके थे, अब बच्चे नहीं रहे थे। उन 1000 दिनों और 1000 रातों में मैंने अकेलेपन के साथ एक एक दिन बिताया है और अपनी भावनाओं को पूरी तरह समझ लिया है। उन 3 सालों में क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा था? क्या तुमने मेरे लिए अपना दीपक जलाना बंद कर दिया क्योंकि तुम मुझे भूल गई हो? फिर भी मैं कभी हार नहीं मानूंगा। सभी महिला प्रतिभागियों की नज़रें उस पर टिक गई, सबसे आकर्षक पुरुष प्रतिभागी पर। लड़की नंबर 18 और नंबर 17 भी उसे ध्यान से देख रही थी। डाई यूनारे इतनी उत्साहित थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कमल पत्ते से कूद पड़ेगी। वहीं युआनने यहुई और ये शिंगलान भी उसे देख रही थी। सबको उत्सुकता थी कि वो क्या कहेगा। तांग वुलिन बोला, कुछ कारणों से मैं 3 साल के लिए चला गया था। उन 1000 दिनों में अकेडमी हर पल मेरे मन में रही। मेरे माता पिता के अचानक चले जाने के बाद यही जगह मेरा घर बन गई। मैं आज वापस आया हूँ और संयोग से आज ही सी गॉड फेट मैच मेकिंग सम्मेलन भी हो रहा है। मैं बिना किसी झिझक के यहाँ आ गया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर आगे न बढ़ जाओ, और इससे भी ज्यादा डर था कि कहीं तुम किसी और से प्रेम न करने लगी हो। 3 साल पहले मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरे पास सिर्फ मेरी रक्त रेखा के कारण आई थी। उन 3 सालों में मैंने बहुत सी चीजें सोची और धीरे धीरे समझ आया कि वो सवाल पूछना कितना मूर्खतापूर्ण था। मुझे वो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था। तुमने हाँ कहा था और मेरा दिल टूट गया था। इतना कि जब मुझे पता चला था कि मेरा मासमॉल वासल एक बेकार ब्लू सिल्वर ग्रास है और मुझे एक खराब सोल स्पिरिट मिला है, तब भी इतना दुख नहीं हुआ था। लेकिन मैं ये सब किसी को दिखा नहीं सकता था क्योंकि मैं कैप्टन था। मुझे मजबूत दिखना पड़ा। मैंने हम सबको जीत तक पहुंचाया जबकि अंदर से मैं टूट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं और खुद का सामना कैसे करूं। 3 साल बीत गए और उन 3000 दिनों में मैंने बहुत सी चीजें समझी जो पहले कभी नहीं समझ पाया था। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बाकी सब मायने क्यों रखता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वजह से मेरे करीब आई थी। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए आपके हर हिस्से को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप भी मुझसे प्रेम करते हैं तो हम साथ रहेंगे, और अगर आप मुझसे प्रेम नहीं करते तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपका मन बदलने में, और अंत में हम फिर भी साथ रहेंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके लिए अपने प्रेम से कभी हार नहीं मानूंगा। आज से मैं आपका हूँ, इसलिए आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। कमल का पत्ता धीरे धीरे पीछे की ओर बह गया और तांग वुलिन अपनी मूल जगह पर लौट आया। वो किसकी ओर इशारा कर रहा था? ये सवाल लगभग हर किसी के मन में था। कई महिला प्रतिभागी काफी निराश हो गई क्योंकि साफ था कि वो उनके बारे में बात नहीं कर रहा था। दाई यूनर की मुस्कान पूरी तरह जम गई और वो सिद्धुओं का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। लड़की नंबर 18 बिल्कुल स्थिर खड़ी रही और लड़की नंबर 17 भी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे उसके पैरों के नीचे कमल के पत्ते के आसपास पानी में हल्की हल्की लहरें दिखाई देती। दाई यूनर ने अपने होंठ भींच लिए और उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि तांग वुलिन की नज़रें अब भी सिर्फ एक ही महिला पर टिकी हुई थी। जब तांग वुलिन अपना प्रेम स्वीकार कर रहा था तो उसे ऐसा लगा मानो किसी चीज़ ने उसके दिल को भेद दिया हो। दर्द इतना तीव्र था कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उन्हें अलग हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके थे। शुरू में तांग वुलिन के गायब होने के बाद वो पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन कुछ समय पहले उसे उसके बारे में खबर मिली थी और उसका दुख खुशी में बदल गया था। हालांकि अब उसका वो उत्साह एक भारीपन में बदल चुका था जब उसने उसका इजहार सुना और उसे ऐसा लगा मानो उसका दिल उसकी छाती से निकाल लिया जा रहा हो। लेकिन इन 3 वर्षों में वो बड़ी हो चुकी थी। वो पहले से कहीं अधिक परिपक्व बन चुकी थी। शायद सच ही कहा जाता है कि दर्द और कठिनाइयां इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। उसने मजबूत बनना सीखा, सहनशील बनना सीखा और कभी हार न मानना सीखा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दाई यूनर के पीले चेहरे पर धीरे धीरे एक जिद्दी और दृढ़ भाव उभर आया। उसने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था और इतना सब सहा था कि अब उससे दोबारा मिलने के बाद वो यूं ही हार नहीं मान सकती थी। खुशी ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो उस महिला से कितना भी प्यार करता हो। 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका था और आखिर में वही होगी जो उसका दिल जीत लेगी। ये सोचकर दाई यूनर ने गहरी सांस ली ताकि खुद को शांत कर सके और अपने प्यार के लिए पूरी ताकत से लड़ सके।
वो सिद्धू खाली नज़रों से तांग वूलन को देख रही थी। जब उसने पहले लुओ गुइशिंग और शू यूचेंग को ठुकराया था, तब उसका दिल भी दर्द से धड़क उठा था। वो तीनों इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, और ये वो परिणाम नहीं था जो वो चाहती थी। लेकिन वो जानती थी कि वो क्या चाहती है, और वो खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। वो जानती थी कि जिस आदमी को वो चाहती है, उसने उसे कभी प्रेमिका के रूप में नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसे कोशिश तो करनी ही थी। वो हमेशा से एक परफेक्शनिस्ट रही है। उसे हर चीज़ में सबसे अच्छा चाहिए था। यही सोच उसे सबसे शक्तिशाली बनने की कोशिश में भी दिखती थी। वो थी हेल वू सिद्धू, 2 मार्शल सोल वाली एक प्रतिभाशाली आत्मा मास्टर, जिसके पास स्वयं आत्मा फ्यूजन कौशल था। अगर उन सभी पुरुषों में से कोई एक उसके योग्य था, तो वो वही था। वो सुंदर था, बुद्धिमान था, मेहनती था और बेहद प्रतिभाशाली था। पहली बार उसे देखकर वो उसके आकर्षक रूप से प्रभावित हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ वो उसके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होती चली गई थी। असंभव स्थितियों में भी वो बार बार उसे हरा देता था, और अनजाने में ही उसके दिल में उसके लिए भावनाएं जन्म लेने लगी थी। उसे खुद भी नहीं पता चला कि वो कब उससे प्यार करने लगी थी। लुओ गुइशिंग और शू यूचेंग के साथ इतने सालों की दोस्ती के बाद वो उनकी भावनाओं से अनजान कैसे रह सकती थी? खासकर उस समय के दौरान जब तांग वूलिन गायब था। उसने एक बार उनमें से किसी एक को स्वीकार करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी। कम से कम अब तो नहीं, क्योंकि उसका दिल पूरी तरह उसी की छवि से भरा हुआ था। शायद वो किसी दिन वापस आएगा। यही उम्मीद उसके दिल में हमेशा बनी रही, और उसी ने उसे अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब श्रेक के नए 7 मॉन्स्टर्स चुने गए, तब वो जीनियस क्लास की क्लास प्रेसिडेंट बन गई। वो पूरी मेहनत से साधना करती रही ताकि एक दिन उसके बराबर पहुंच सके। अगर वो कभी वापस आया तो कम से कम वो उसके बराबर तो खड़ी हो सके। और अब वो सचमुच वापस आ गया था, और वो भी सी गॉड्स फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन के दौरान। बिना जाने ही उसने इस कार्यक्रम में अपने पुराने क्रश को छोड़कर एक नया रिश्ता स्वीकार करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उसके अचानक लौट आने से वो पूरी तरह असमंजस में पड़ गई। हालांकि इस थोड़े से समय में उसने अपना फैसला कर लिया। उसे कोशिश तो करनी ही होगी, भले ही उसके सफल होने की संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो। उसे कम से कम प्रयास तो करना ही होगा, नहीं तो वो इस कार्यक्रम से बिना कोशिश किए कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। वो हमेशा बेहद निर्णायक रही है। एक बार फैसला कर लेने के बाद वो आसानी से पीछे नहीं हटती है। उसे पता था कि उसके इस फैसले से वो शायद अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो सकती है, लेकिन फिर भी वो आखिरी बार किस्मत आजमाने के लिए तैयार थी। भले ही वो एक पतंगा हो जो आग की ओर उड़ रहा हो, उसे ये करना ही था। नहीं तो क्या होता अगर जैसे सवाल उसे जिंदगी भर परेशान करते रहते। चाह लवी एट सेकेंड साइट का चरण जारी रहा, और बाकी सभी पुरुष प्रतिभागियों ने भी अपनी शक्तियां दिखाईं और अपने प्रेम का इजहार किया। जल्द ही ये घटनाओं से भरा तीसरा चरण समाप्त हो गया। भाग्यवश इसके दूसरे हिस्से में पहले हिस्से जितनी बाधाएं नहीं आईं। लान मुज्जी और तांग यादमिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। तांग यादमिंग ने कहा, अब हम इस सी गॉड्स फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन के आधे से अधिक हिस्से को पार कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे रोमांचक चरण अभी शुरू होने वाला है। सभी पुरुष प्रतिभागी अब अपनी किस्मत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला चौथा चरण ये तय करेगा कि आपको अपने सपनों की महिला को पाने का मौका मिलेगा या नहीं। लान मुज्जी ने सिर हिलाया और आगे कहा, बिल्कुल सही। अब हम इस कार्यक्रम के सबसे रोमांचक चौथे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले आयोजनों के आंकड़ों के अनुसार कम से कम 70% जोड़ियां इसी चरण में बनती हैं। इसलिए मैं सभी स्वर्गीय युवतियों से कहना चाहता हूं कि सोच समझकर फैसला लें, अपने दिल की गहराई में झांकें और ऐसा कुछ न करें जिसका आपको बाद में पछतावा हो। ये सुनकर सभी महिलाओं के चेहरे गंभीर हो गए। लान मुज्जी ने लड़की नंबर 17 और 18 की ओर देखा, जो अब भी घूंघट में थीं, और कहा, इस समय हमारे पास 2 स्वर्गीय युवतियां हैं जिन्होंने अब तक अपना घूंघट नहीं हटाया है। क्या आप इसे अब हटाना चाहेंगी? अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो आगे आपको घूंघट हटाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझकर फैसला करें। क्योंकि आप दोनों इतने लंबे समय तक अपना घूंघट सुरक्षित रखने में सफल रही हैं, अगर आप अभी इसे हटाती हैं तो आपको चौथे चरण अफिनिटी स्पैनिंग 3 लाइव्स में प्राथमिकता दी जाएगी। मैं आपको सोचने के लिए 1 मिनट देता हूं। तभी एक स्वर्गीय सी आवाज पूरे सी गॉड्स लेक में गूंज उठी, मैं अपना घूंघट उतारूंगी। ये आवाज लड़की नंबर 18 की थी। उसने अपना हाथ उठाया और बांस की टोपी जैसा घूंघट हटा दिया, जिससे उसका अद्भुत सुंदर चेहरा सामने आ गया।
उसके लंबे चांदी जैसे बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह गिर रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी बैंगनी आंखें चमकते नीलम की तरह लग रही थी। उसकी अद्भुत सुंदरता के सामने चांद और सितारों की रोशनी भी फीकी पड़ती प्रतीत हो रही थी। सी गॉड्स लेक की सारी रोशनियां मानो उसकी पृष्ठभूमि बन गई थी और हर किसी की नज़र तुरंत उसी पर टिक गई। तभी किनारे पर खड़े किसी दर्शक ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, "ये ड्रैगन स्पीयर गॉडेस है।" उसकी आवाज़ तुरंत ही अनगिनत दर्शकों द्वारा दोहराई जाने लगी। यहाँ तक कि झील पर मौजूद आंतरिक परिसर के पुरुष शिष्य भी उसे तीव्र उत्सुकता से देख रहे थे। पहले से ही ये अफवाह थी कि ड्रैगन स्पीयर गॉडेस इस सी गॉड्स फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन में भाग लेने वाली है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। अब जब उसने अपना घूंघट हटाया तो हर किसी की पहली प्रतिक्रिया यही थी, वो निश्चित रूप से श्रेक एकेडमी की नंबर 1 सुंदरी थी। वू सिधुओ, ये शिंगलान और यूएन ये हुई जैसी सुंदरियां भी अत्यंत आकर्षक थीं, लेकिन उनकी सुंदरता भी उसके सामने थोड़ी फीकी लग रही थी। ड्रैगन स्पीयर देवी केवल बाहरी रूप से ही सुंदर नहीं थी, उनकी सुंदरता केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके रूप, उनके स्वभाव और उन कोमल आंखों से झलकती थी जो पानी की तरह लहराती प्रतीत होती थीं। यदि उन्हें एक शब्द में वर्णित करना हो तो निर्दोष यानी फ्लॉलेस शब्द सबसे उपयुक्त होता। उन्हें देखते ही तांग वूलिन थोड़ा ठिठक गया और वो भी एक पल के लिए उनकी सुंदरता से स्तब्ध रह गया। चारों ओर की रोशनी उनकी अद्भुत सुंदरता को और भी निखार रही थी। वो सचमुच ऐसी लग रही थी मानो कोई देवी दिव्य लोक से उतर कर आई हो। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी और उसने शरारती अंदाज में तांग वूलिन की ओर जीभ निकाल दी। सामान्य लोगों के लिए 100 मीटर की दूरी से किसी के चेहरे के भाव देख पाना कठिन होता है, लेकिन तांग वूलिन के लिए उसका वो शरारती इशारा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। लान मुजी और तांग यिनमेंग भी एक पल के लिए चौंक गए। फिर तांग यिनमेंग ने कहा, "जूनियर डिसाइपल सिस्टर नायर, मुझे लगा था कि जो अफवाहें फैल रही हैं वो सिर्फ बेबुनियाद हैं, लेकिन तुम सच में आ गई। तुम अभी 18 साल की भी नहीं हुई हो।" नायर मुस्कुराई और बोली, "डोलुओ महाद्वीप के नियमों के अनुसार वयस्कता 16 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मुझे शिक्षकों से विशेष अनुमति मिली है।" तांग यिनमेंग हंसते हुए बोली, "ठीक है, तुम्हारी मौजूदगी ने इस सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन को और भी रोमांचक बना दिया है नायर। लेकिन क्या तुम सच में किसी को चुनने वाली हो? तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए।" नायर ने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया। ये देखकर तांग वूलिन के चेहरे पर तुरंत स्तब्धता छा गई। उसने गुस्से से इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। कौन था वो? किस पर नायर की नज़र थी? वो उसकी प्यारी छोटी बहन थी। उसकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई और वो आसपास खड़े सभी पुरुष प्रतिभागियों को घूरने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी इस नज़र पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग लॉन्ग युए भी नायर की अद्भुत सुंदरता में पूरी तरह खो गया था। सभी पुरुष प्रतिभागी बस उसे ही देख रहे थे। नायर की मौजूदगी ने बाकी सभी महिला शिष्यों को फीका कर दिया था। कुछ के चेहरों पर पहले ही निराशा दिखाई देने लगी थी। उसके आने से पूरे मैच मेकिंग समारोह का माहौल ही बदल गया था। लान मुजी ने कहा, "सभी स्वर्गीय कन्याओं के साथ निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हम जूनियर डिसाइपल सिस्टर नायर को इस चौथे चरण में सबसे पहले अपने पसंद के पुरुष को चुनने देंगे। हम सब भी जानना चाहते हैं कि वो भाग्यशाली व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हारा ध्यान खींचा है।" ये सुनकर महिला प्रतिभागियों ने राहत की हल्की सांस ली, लेकिन पुरुष प्रतिभागी तुरंत घबरा गए। उनमें से 90% से भी अधिक ने तुरंत अपनी छाती तान ली। अगर ड्रैगन स्पीयर देवी उनमें से किसी को चुन लेती तो वो उनके जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण होता। इसके विपरीत महिला प्रतिभागियों को राहत मिली, क्योंकि जैसे ही नायर अपना चयन कर लेती, बाकी सभी पुरुष उसका पीछा छोड़ देते। नायर ने सिर हिलाया, "ठीक है, तो मैं पहले जाऊंगी।" लान मुजी ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। "हम जूनियर डिसाइपल सिस्टर नायल को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने पसंदीदा पुरुष के पास जाएं। मुझे यकीन है कि हमारे सभी पुरुष प्रतिभागियों के दिल की धड़कन अभी आसमान छू रही होगी।" नायर मुस्कुराई। उसके शरीर से चांदी जैसी रोशनी चमकी और उसके पैरों के नीचे का कमल पत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तांग वूलिन साफ सुन सकता था कि उसके आसपास खड़े पुरुष प्रतिभागियों की सांसें
तेज होती जा रही थी। कमल पत्ता धीरे धीरे पास आता गया। नायर के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। जैसे जैसे वो करीब आती गई, उसकी अद्भुत सुंदरता का प्रभाव और भी गहरा होता गया। सभी पुरुष शिष्य पूरी तरह मोहित हो चुके थे। अगर कोई पुरुष उसे अपनी पत्नी बना सके तो उसे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए होगा। मुझे चुनो, मुझे चुनो, लगभग सभी के मन में यही चीख गूंज रही थी। वो और करीब आ रही थी। 100 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर। अब सभी पुरुष प्रतिभागियों की सांसें तेज और छोटी हो गई थीं। एक व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना मार्शल वूल प्रकट कर दिया। उसके पैरों के नीचे सोल रिंग्स चमक उठी। तुरंत ही आधे से ज्यादा पुरुष प्रतिभागियों ने भी अपने सोल रिंग्स प्रकट कर दिए। सी गॉड्स लेक की सतह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी। उधर नाव पर लाइट डार्क डोलुओ लॉन्ग युए ने आश्चर्य से पूछा, क्या नायर सच में किसी को पसंद करती है? युन मिंग भी चौंक गए। मैंने इसके बारे में कभी उसे कुछ कहते नहीं सुना। उसने इसे काफी अच्छी तरह छिपा कर रखा है, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जो मेरी शिष्या के योग्य हो। लॉन्ग युए हंस पड़ी। क्या तुम उसे जाने नहीं देना चाहते? जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसका विवाह होना स्वाभाविक है, लेकिन हाँ, थोड़ी जल्दी है। क्या वो कम से कम 18 साल की होने तक इंतजार नहीं कर सकती? युन मिंग की भौहें सिकुड़ गईं। उनके दिल में नायर बेटी जैसी लगती थी, इसलिए ये जानकर कि उसने किसी पुरुष को पसंद किया है, वो चौंक भी गए और थोड़ा असंतुष्ट भी थे। होली स्पिरिट डोलुओ आली ने धीरे से उनका हाथ दबाया और मुस्कुरा कर कहा, नायर बहुत समझदार लड़की है। जिस व्यक्ति को उसने पसंद किया है वो जरूर बहुत खास होगा। चलो बस देखते हैं कि वो क्या निर्णय लेती है। अब दूरी रह गई थी 10 मीटर। सबसे आगे खड़ा पुरुष उत्साह से आंखें फैलाए हुए था। इतनी अद्भुत स्वर्गीय कन्या को अपनी ओर आते देखना अत्यंत रोमांचक था। उधर तांग वूलिन की आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी। उसकी मुट्ठियां कसकर भिंची हुई थीं। अगर नायर ने उस आदमी को चुना तो वो तुरंत उसे चुनौती देगा। अगर वो उसे हरा भी नहीं सकता तो वो नायर की रक्षा कैसे करेगा? तभी नायर के कमल पत्ते की दिशा अचानक बदल गई। वो एक सुंदर आंख बनाते हुए मुड़ी और सीधे तांग वूलिन की दिशा में बढ़ने लगी। नहीं, असल में वो लॉन्ग युए की ओर जा रही थी। लॉन्ग युए का दिल जोर से धड़क उठा। उसे कभी भी महिलाओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसने डाई युए नायर को भी सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि उसकी सुंदरता और हैसियत उसके योग्य थी। लेकिन नायर, ये तो डाई युए नायर से भी अधिक सुंदर थी। उसे धीरे धीरे अपनी ओर आते देखकर उसका दिल अनियमित रूप से धड़कने लगा। उसे अचानक लगा, क्या ये पहली नजर का प्यार है? उसी समय नायर और करीब आ गई। तांग वूलिन की आंखें भय से फैल गईं। नहीं नायर, तुम उसे नहीं चुन सकती। वो स्टार लो एम्पायर से है। तांग वूलिन तो बस लॉन्ग युए को गला घोंटकर मार डालना चाहता था। किनारे पर खड़े सभी बाह्य प्रांगण के शिष्य भी उन्माद में आ गए थे। अगर उनकी ड्रैगन स्पीयर देवी किसी स्टार लुओ एक्सचेंज स्टूडेंट को चुन लेती तो ये अस्वीकार्य होता। नायर का कमल पत्ता थोड़ा धीमा हुआ। उसने तांग वूलिन की ओर देखा। वो उसे घूर रहा था, मुट्ठियां भींचे हुए। फिर उसने लॉन्ग युए की तीव्र नजर देखी और अचानक वो हंस पड़ी। चांदी की रोशनी चमकी। कमल पत्ता फिर से तेज हो गया। लॉन्ग युए से लगभग 3 मीटर दूर पहुंचकर वो फिर से मुड़ी और सीधे जाकर तांग वूलिन के पास रुक गई। दोनों के कमल पत्ते एक दूसरे से टकरा गए। नायर ने सिर उठाया और शरारती अंदाज में तांग वूलिन की ओर जीभ निकाल दी। लॉन्ग युए स्तब्ध रह गया। सभी पुरुष प्रतिभागी स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि तांग वूलिन भी स्तब्ध रह गया। और उसी क्षण किनारे पर मचा सारा शोर एकदम से खामोशी में बदल गया। युनमिंग नाव पर बैठे सामने देख रहे थे और अचानक उन्होंने राहत की सांस ली। कम से कम उनकी प्यारी शिष्या ने स्टार लुओ साम्राज्य वाले उस आदमी को नहीं चुना था। उसने जिसको चुना था वो था तांग वूलिन। ये नाम तुरंत ही सबके दिमाग में उभरा और कुछ क्षण की चुप्पी के बाद किनारे पर खड़े दर्शकों में पहले से भी ज्यादा शोर मच गया। सभी पुरुष प्रतिभागी उसे घूर रहे थे, मानो अपनी नजरों से ही उसे मार डालना चाहते हो। महिला प्रतिभागियों में वू सी दुओ का चेहरा तुरंत कठोर हो गया और दाई यूनेर का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गई। नंबर 17 वाली लड़की, जिसने अभी भी अपना घूंघट पहना हुआ था, हल्के से कांप गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसे जो 1 मिनट का समय दिया गया था घूंघट हटाने के लिए, उसमें उसने ऐसा नहीं किया था। इसलिए वही एक अकेली थी जिसने अभी तक अपना घूंघट नहीं हटाया था। कुछ पल की हैरानी के बाद तांग वूलिन को होश आया और उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए।
उसकी ये छोटी बहन सच में उसे मरवाने की कोशिश कर रही थी। उसकी शरारती मुस्कान देखकर तांग वूलन खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसके बालों को हल्के से उलझा गया। तू छोटी शैतान। नायर हंसते हुए जीभ निकालकर बोली। तांग वूलन की आंखों में स्नेह भरा था, जबकि उसकी मुस्कान में खुशी झलक रही थी। उनका ये व्यवहार सभी अविवाहित लोगों के लिए किसी अत्याचार से कम नहीं था। चीनी पॉप कल्चर में अविवाहित लोगों को मजाक में सिंगल डॉग कहा जाता है, इसलिए जब कोई जोड़ा उनके सामने प्यार दिखाता है तो उसे मजाक में डॉग एब्यूज कहा जाता है। भीतरी प्रांगण के पुरुष शिष्यों के पैरों के नीचे के सोल रिंग्स और भी चमकने लगे। अगर दूर वाली नाव पर सी गॉड पवेलियन के बुजुर्ग मौजूद नहीं होते तो शायद वे सब तांग वूलन पर टूट पड़ते। तांग वूलन ने धीरे से कहा, मजे के लिए परेशानी खड़ी कर रही हो, है ना? नायर ने होंठ फुलाते हुए जवाब दिया, मैं परेशानी कैसे खड़ी कर रही हूं? क्या मैं तुम्हें नहीं चुन सकती, या तुम चाहते हो कि मैं किसी और को चुनूं? तांग वूलन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, कन्वेंशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी खबर लूंगा, छोटी शैतान। दूर नाव पर बैठे यूनमिन के चेहरे पर हैरानी थी। उसने तांग वूलन को चुना। क्या वे भाई बहन नहीं है? बहुत कम लोग जानते थे कि तांग वूलन और नायर भाई बहन थे, लेकिन वो उनमें से एक थे। होली स्पिरिट डूलो याली ने कहा, मैंने एक बार नायर से इसके बारे में पूछा था। वे असल में खून से जुड़े भाई बहन नहीं हैं। मेरे हिसाब से वे अच्छी जोड़ी बनाते हैं। मेरी नज़र में केवल वूलन ही नायर के योग्य है। यूनमिंग ने ठंडी आवाज में फुंकार भरी और तांग वूलन को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई असंतुष्ट ससुर देखता है। याली को तांग वूलन बहुत पसंद था। वो दयालु और बहादुर था और उस सोल ट्रेन की घटना में आतंकवादियों के खिलाफ उसका शानदार प्रदर्शन उनके मन में गहरी छाप छोड़ गया था। अब तक तांग वूलन पूरी तरह संभल गया था। उसने लॉन्ग युए की ओर देखा जो उसे घूर रहा था और होठ सिकोड़कर बोला, सोचना भी मत, यहाँ तुम्हारा कोई मौका नहीं है। अगर उसने तुम्हें चुना भी होता तो भी मैं मानता नहीं। लॉन्ग युए की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। सुना है इस मैच मेकिंग कन्वेंशन का अंतिम चरण चैलेंज सेगमेंट होता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी चुनौतियां सह सकते हो। तांग वूलन हल्का सा हंस पड़ा। जल्द ही पता चल जाएगा। उसके हिसाब से नायर बस मजाक के लिए इस कार्यक्रम में आई थी और उसने उसे भी मजाक में ही चुना था, इसलिए वो इसे सीरियसली नहीं ले रहा था। किसी भी हालत में उसे राहत थी कि नायर ने किसी और को नहीं चुना था। उसने दूर देखा और उस एकमात्र लड़की पर ध्यान केंद्रित किया जिसने अभी तक अपना घूंघट नहीं हटाया था। हालांकि उसका चेहरा अभी भी छिपा हुआ था, लेकिन बहुत लोग उसकी पहचान समझ चुके थे। आखिर वो श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स में से एक थी। वास्तव में वो उनकी असली लीडर थी। तांग वूलन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसका घूंघट न हटाना उसके रवैये को साफ दर्शा रहा था। उसकी आंखें हल्की धुंधली हो गईं। क्या ये संभव है कि उसका सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन किसी नई शुरुआत के बजाय अंतिम निष्कर्ष बनने वाला है? वो इस नतीजे को स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसी समय लान मुद्जी ने घोषणा की, किसने सोचा था कि जूनियर डिसाइपल नायर तांग वूलन को चुनेगी? तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो वूलन। तांग यानमैंग मुस्कुराई। ठीक है, अब हम अगले चरण पर चलते हैं। अब हम नंबर निकालेंगे। महिला प्रतिभागी अपने पसंद के पुरुष से एक सवाल या अनुरोध रख सकती हैं और उसके बाद निर्णय ले सकती हैं। क्या तुम ये नियम भूल गई थी जूनियर डिसाइपल सिस्टर नायर? नायर ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं जानता। एक बार फिर सिंगल डॉग्स पर अत्याचार जारी रहा। सभी अविवाहित लोगों का गुस्सा तुरंत चरम पर पहुंच गया। इतने शांत और दृढ़ तांग वूलन तक भी इतने सारे घूरते हुए चेहरों को देखकर बेचैन हो गया। क्या ये छोटी शैतान सच में अपने बड़े भाई को मरवाना चाहती है? ठीक है, अब अगली प्रतिभागी जूनियर डिसाइपल सिस्टर ये शिंगलान। ये शिंगलान अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी। नायर को तांग वूलन चुनते देखकर वो भी हल्का सा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। वो जानती थी कि वे भाई बहन हैं, इसलिए शायद नायर ये सब दूसरी लड़कियों को डराने के लिए कर रही थी। लेकिन गुयुए भी इस रिश्ते के बारे में जानती थी, इसलिए ये शिंगलान सोच रही थी कि इस समय गुयुए क्या सोच रही होगी। तभी अचानक उसका नाम पुकारा गया। कुछ पल के लिए वो चौंक गई, फिर उसने अपनी सोल पावर सक्रिय की और उसके पैरों के नीचे का कमल पत्ता आगे बढ़ा। जूनियर डिसाइपल सिस्टर ये शिंगलान, अब आप अपने पसंद के पुरुष को चुन सकती हैं और उनसे कोई सवाल या अनुरोध रख सकती हैं। ये शिंगलान की आंखें हल्की धुंधली थी। सभी पुरुष प्रतिभागियों में सबसे मोटा लड़का अपना सिर झुकाए खड़ा था
उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। वो देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। वो तब से इसी हालत में था जब उसने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा था। उसका दिल डर से भरा हुआ था। उसे डर था कि जो कुछ उसने कहा उसके बाद शायद वे दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। फिर भी उसने अंत में स्वीकारोक्ति की, क्योंकि वो नहीं जानता था कि भविष्य में वो फिर इतनी हिम्मत जुटा पाएगा या नहीं। वो जानता था कि बहुत लोग ये शिंगलान को पसंद करते हैं। वो बेहद शक्तिशाली थी और उतनी ही सुंदर भी थी। वो आंतरिक प्रांगण की सबसे उत्कृष्ट शिष्याओं में से एक थी। वे अब 18 साल के हो चुके थे। उसे सच में डर था कि कहीं वो उससे पहले किसी और से प्यार न करने लगे। उधर ये शिंगलान भी उसे देख रही थी। उसकी यादों में वो हमेशा वही मोटा सा छोटा लड़का था जो उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। वो हमेशा उसे ये शिंगलान कहता था। वो वही गोलमटोल साथी था जो हर सुख दुख में उसके साथ रहा। उसे उसकी आदत हो गई थी। उसकी शर्मीली मुस्कान की आदत हो गई थी और उसके बनाए स्टीम्ड बन खाने की भी आदत हो गई थी। जूनियर डिसाइपल सिस्टर ये शिंगलान, क्या आपका कोई सवाल है? तांग यान मैंग ने याद दिलाया। ये शिंगलान ने धीरे से सिर हिलाया। मेरा कोई सवाल नहीं है। तो फिर अपना चुनाव करें। उसका कमल पत्ता तेजी से आगे बढ़ा। उसके चारों ओर सितारों जैसी रोशनी घूरने लगी। वो नायर से भी कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही पुरुष प्रतिभागियों के बीच पहुंच गई। वो नायर जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी आंतरिक प्रांगण की चमकदार रत्नों में से एक थी। सभी पुरुष प्रतिभागी सांस रोककर देख रहे थे। शू लिजी ने अनायास सिर उठाया। वो देखना चाहता था कि जिस लड़की को वो इतने लंबे समय से पसंद करता था, आखिर वो किसे चुनेगी। तभी उसने देखा कि वो सीधे उसी की ओर आ रही है। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ भाव चमक रहे थे। क्या वो मेरे बगल वाले किसी को चुनने वाली है? ये सोचते ही शू लिजी की आंखों में आंसू आ गए। क्या वो मुझे आखिरकार छोड़ने वाली है? वो हमेशा जानता था कि ये दिन आएगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। क्यों रो रहे हो बेकार के इंसान? एक पतला हाथ आगे बढ़ा और उसके आंसू पोंछने लगा। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। शू लिजी जोर जोर से रोने लगा। उस पल वो सच में भावनात्मक रूप से टूटने के करीब था। आंसू पोंछे जा रहे थे, लेकिन नए आंसू लगातार बह रहे थे। तुम्हें मुझे जाने देने की जरूरत नहीं है बेवकूफ, मैं तो यहीं तुम्हारे पास हूं ना। ये शिंगलान ने उसे देखते हुए कहा। या तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम अपनी सारी चर्बी छोड़ना नहीं चाहते? मुझे याद है तुमने कहा था कि मेरे लिए वजन कम करने को तैयार हो। हैं? शू लिजी अचानक स्तब्ध रह गया। उसके आंसू तुरंत रुक गए। वो हैरानी से ये शिंगलान को देखने लगा और जोर जोर से अपनी आंखें मलने लगा। वो ठीक उसके बगल में खड़ी थी और उसका कमल पत्ता भी उसके कमल पत्ते के बिल्कुल पास था। उनके आसपास और कोई नहीं था, सिर्फ ये दोनों ही थे। तुम बस यहाँ से गुजर नहीं रही हो, है ना? ये सवाल मुंह से निकलते ही शू लिजी का मन हुआ कि खुद को थप्पड़ मार ले। ये शिंगलान ने हाथ उठाकर उसके गाल को पकड़ लिया और जोर से मरोड़ दिया। मरना है क्या तुम्हें? शू लिजी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोला, थोड़ा और जोर से मरोड़ो, मुझे लगता है थोड़ा दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रहा है ना? पिछले कुछ दिनों से मैं हर दिन सपना देख रहा था कि सी गॉड फेट मैच मेकिंग कॉन्वेंशन में तुम मुझे चुनोगी। तुम बेवकूफ हो गया? सच में दर्द हो रहा है। हा, कितना दर्द हो रहा है। हा। शू लिजी अचानक उत्साह में जोर जोर से हंसने लगा और अचानक हवा में उछल पड़ा। छपाक। अत्यधिक खुशी कैसे दुख में बदल सकती है, इसका उदाहरण देखना हो तो शू लिजी को देख लो। हवा में उछलने के बाद वो अपने शरीर को नियंत्रित करना ही भूल गया और भारी तरीके से नीचे गिरते ही उसके नीचे का कमल पत्ता टूट गया। उसके बाद झील का पानी चारों तरफ उछल गया और ये शिंगलान पूरी तरह भीग गई। वो वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। आखिर ये हो क्या रहा था? एक तेज छींटे के साथ शू लिजी का शरीर पानी की सतह पर आ गया और वो तुरंत हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं इस प्रतियोगिता से हट नहीं रहा हूँ। ये एक हादसा था सिस्टर शिंगलान, ये सच में हादसा था। शू लिजी इतना परेशान हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। झील के ठंडे पानी में गिरते ही उसे होश आ गया था, लेकिन सी गॉड फेट मैचमेकिंग कॉन्वेंशन के नियमों के अनुसार जो भी पानी में गिरता है उसे बाकी कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती थी। ये शिंगलान ने उसकी भयभीत शक्ल को घूरा और डांटते हुए बोली, मुझे शर्मिंदा मत करो बेवकूफ मोटू, चलो यहाँ से निकलते हैं। वो झुककर शू लिजी की बाह पकड़ती है और उसे हवा में उछाल देती है, फिर खुद भी एक चमकती हुई तारों की किरण की तरह उड़कर उसके पीछे पहुंच जाती है। अगले ही पल दोनों झील पार करके दूसरी तरफ उतर चुके थे।
झील के किनारे मौजूद सभी लोग स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रहे थे, उस पल से जब ये सिंग लैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के शू लिजी को चुना, उस पल तक जब दोनों झील पार करके चले गए। सी गॉड फेट मैचमेकिंग कॉन्वेंशन के पिछले सभी संस्करणों में ऐसा दृश्य लगभग कभी नहीं हुआ था। शू लिजी को खुद पर कितना दया भाव रहा होगा कि उसकी अत्यधिक खुशी लगभग ट्रेजेडी में बदल गई थी। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं था कि उसका सच्चा और दिल से किया गया इजहार सफल हो गया था। उसे आखिरकार अपने सपनों की लड़की मिल गई थी और वो स्वेच्छा से उसके पास आई थी। इस समय शिए की आंखों में ईर्ष्या थी, यहाँ तक कि थोड़ी जलन भी। वो और यूए ज़ेंग्यू दोनों जानते थे कि शू लिजी को ये सिंग लैन पर क्रश है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में उसे स्वीकार कर लेगी। उस पल उसे आखिर समझ आ गया कि यूए ज़ेंग्यू क्यों असफल हुआ जबकि उसके पास सफलता के पूरे अवसर थे, और शू लिजी क्यों लगभग असंभव स्थिति में भी सफल हो गया। सच्ची और ईमानदार भावनाएं ही असली कुंजी थीं। यही वो कुंजी थी जो सभी बाधाओं और दीवारों को तोड़ सकती थी। शू लिजी सफल हो गया था, क्या वो खुद भी इतना भाग्यशाली होगा? उसने अनायास ही झील के दूसरी तरफ खड़ी लाल बालों वाली आकृति की ओर देखा। जब शू लिजी सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? लान मुजी हैसी रोक नहीं पाया। प्रक्रिया थोड़ी उथल-पुथल भरी थी, लेकिन परिणाम बेहद सुंदर है। आइए हम सब जूनियर डिसाइपल ब्रदर शू लिजी और जूनियर डिसाइपल सिस्टर ये सिंग लैन को बधाई दें और उन्हें अपनी सच्ची शुभकामनाएं दें। ये सिंग लैन और शू लिजी वास्तव में सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन से बाहर हो चुके थे, इसलिए वो अंतिम चरण में भाग नहीं लेने वाले थे और अब कोई भी उन्हें चुनौती भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार उनकी जोड़ी निश्चित रूप से सफल मानी गई थी। तांग वुलिन सच में शू लिजी के लिए खुश था। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था और वो जानता था कि शू लिजी के मन में ये सिंग लैन के लिए भावनाएं थी, इसलिए उसे बेहद खुशी थी कि ये सिंग लैन ने उसे स्वीकार कर लिया। यूए ज़ेंग्यू असफल हो गया था जबकि शू लिजी सफल हो गया था। अब उसका क्या होगा? क्या वो सफल होगा? वो अकेला ऐसा पुरुष प्रतिभागी नहीं था जो बेचैन महसूस कर रहा था। शू लिजी की सफलता ने बाकी सभी पुरुषों के दिलों में भी उम्मीद जगा दी थी। अगला नाम है शू मियर। शू मियर कोई अद्भुत सुंदरता नहीं थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक खास तरह की उपस्थिति थी, ऐसी उपस्थिति जिससे अधिकांश पुरुष तुरंत दूरी बना लेते थे। वो ठंडी और विस्फोटक थी, मानो एक ज्वालामुखी जो किसी भी क्षण फट सकता हो। शायद इसका संबंध उन सोल टूल से था जिन्हें वो बहुत पसंद करती थी। उसके पैरों के नीचे का कमल पत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा। मियर, जल्दी बताओ तुम किसे चुनने वाली हो? तांग यिंग मिंग हंसते हुए बोली। दोनों अच्छी दोस्त थीं। शू मियर उससे थोड़ी छोटी थी, लेकिन यह उसका पहला सी गॉड फेट मैच मेकिंग कॉन्वेंशन था। समस्या ये थी कि वो बहुत आक्रामक और हावी स्वभाव की थी, इसलिए पिछले सभी आयोजनों में वो अपने लिए उपयुक्त साथी नहीं ढूंढ पाई थी। शू मियर ने तांग यिंग मिंग को आंखें दिखाईं और फिर सभी पुरुष प्रतिभागियों की ओर देखा। जिसे लगता है कि वो मुझे हरा सकता है, सामने आकर मुझसे लड़ो। पुरुषों का पूरा समूह चुप हो गया। शू मियर में होंठ सिकोड़कर तिरस्कार से कहा, तुम सब कायर हो, मुझे पता था कि कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर सभी इनर कोर्ट डिसाइपल्स के चेहरों पर अजीब भाव आ गए। ऐसा नहीं था कि इनर कोर्ट के पुरुषों में शक्तिशाली लोग नहीं थे। उदाहरण के लिए लान मुजी बहुत शक्तिशाली था और उसे इनर कोर्ट का सबसे ताकतवर शिष्य माना जाता था। उसके अलावा भी कई शक्तिशाली पुरुष थे, लेकिन ऐसे सभी लोग पहले से ही लोकप्रिय थे और उनके साथी भी थे, इसलिए वो इस सी गॉड फेट मैच मेकिंग कॉन्वेंशन में भाग ही नहीं ले रहे थे। शू मियर कई बार इस प्रतियोगिता में भाग ले चुकी थी, लेकिन हर बार असफल रही थी। समय के साथ उसकी ताकत तेजी से बढ़ती जा रही थी और वो जितनी ताकतवर होती जा रही थी, उसके लिए उपयुक्त साथी ढूंढना उतना ही कठिन होता जा रहा था। ऊपर से उसका दबंग स्वभाव, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अब तक कोई साथी नहीं मिला था। इसलिए उसका अपमानजनक बयान असल में सिर्फ उसकी झुंझलाहट का परिणाम था। आमतौर पर ऐसा ही होता था। अगर कोई महिला शिष्या पहले 2 सी गॉड फेट मैच मेकिंग कॉन्वेंशन में साथी नहीं ढूंढ पाती, तो बाद में उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता था, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति या असाधारण किस्मत न हो। सोल मास्टर्स की दुनिया में ऐसा कोई कठोर नियम नहीं था कि शादी केवल अपने ही सामाजिक वर्ग में करनी चाहिए, लेकिन दूल्हे दुल्हन की ताकत में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं होना चाहिए। खासतौर पर महिला सोल मास्टर्स हमेशा चाहती थी कि उनका साथी उनसे ज़्यादा ताकतवर हो। यही कारण था कि यूएन अर्न येहुई ने शिए से कहा था कि वो तभी उसे परस्यू कर सकता है जब वो उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाए। इसलिए शू मियर को भी पता था कि उसे यहाँ कोई उपयुक्त साथी नहीं मिलेगा। पुरुष प्रतिभागियों पर ताना कसने के बाद उसका कमल पत्ता वापस अपनी जगह लौटने लगा। रुको! उसी समय एक भारी आवाज गूंजी। किसने कहा कि हम सब पुरुष कायर हैं? कम से कम मैं तो कायर नहीं हूं।
शूमियर आश्चर्य से मुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में उसकी चुनौती स्वीकार करेगा। आखिर उसने पिछले सभी आयोजनों में यही चुनौती दी थी और कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया था। एक विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति अपने कमल पत्ते पर खड़ा होकर सी गॉड्स लेक के बीच की ओर बढ़ा। उसे देखकर सभी के चेहरों पर अजीब भाव आ गए। वो कोई और नहीं बल्कि स्टार स्लो साम्राज्य का ड्रैगन किंग लॉन्ग युए था, जिसे कुछ समय पहले ही शूमियर के हैंडहेल्ड कैनन का प्रहार सहना पड़ा था। लॉन्ग युए का स्वभाव बहुत दृढ़ और अडिग था, इसलिए वो किसी महिला से खुद को कायर कहलाना नहीं चाहता था। वो हमेशा मानता था कि वो सबसे मर्दाना आदमी है। शूमियर ने उसे देखकर भौएं उठाई। ये मत समझो कि तुम सिर्फ इसलिए मेरा मुकाबला कर सकते हो क्योंकि तुमने मेरे कैनन का आक्रमण झेल लिया। लड़ाई में मैं किसी के लिए भी हाथ हल्का नहीं रखती। लॉन्ग युए ने गर्व से सिर उठाया। और अगर तुम हार गई तो? शूमियर ने तिरस्कार से कहा। अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें चुन लूंगी। लॉन्ग युए ने होठ सिकोड़कर कहा। भले ही तुम मुझे चुन लो, जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें चुनूं। शूमियर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? लड़ना है या नहीं? अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें चुन लूंगी, चाहे तुम मुझे चुनो या नहीं। अगर तुम हार गए। लॉन्ग युए मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम हवा में ऊपर उठते हैं। ये कहते ही वो अचानक हवा में तैरने लगा। उसी दौरान उसका शरीर तेजी से फैलने लगा और उसके पैरों के नीचे से चमकदार सोल रिंग्स एक एक करके प्रकट होने लगी। शूमियर भी बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं थी, वो भी तुरंत हवा में उठ गई। ये देखकर सभी पुरुष और महिला प्रतिभागियों को एक अजीब सा हास्यास्पद एहसास हुआ। क्या ये दोनों सच में मैचमेकिंग सम्मेलन में आए थे? ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये दोनों कसम खाए दुश्मन हो जो अपने झगड़े का फैसला कर रहे हों। अंतिम चरण तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था और ये दोनों पहले ही लड़ने लगे थे। लॉन्ग युए की सोल रिंग व्यवस्था बेहद चौंकाने वाली थी। उनमें से अधिकांश काली थी और अगर उनमें से हल्की सी रोशनी न निकल रही होती तो वे रात के आसमान में लगभग खो जाती। जैसे जैसे उसका शरीर आकार में बढ़ रहा था, उसकी आभा भी तेजी से बढ़ रही थी। नीचे झील की सतह पर खड़े तांग वो लिन ने लॉन्ग युए के शरीर से निकलती सोल पावर की तरंगों को महसूस किया और वो काफी चकित हो गया। 3 साल पहले की तुलना में वो अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। इस समय वो अधिकतम 24 साल का था और इतनी कम उम्र में इतनी जबरदस्त शक्ति हासिल करना सच में आश्चर्यजनक था। लॉन्ग युए का शरीर जल्द ही 10 मीटर ऊंचा हो गया। उसके पूरे शरीर से अद्वितीय शक्ति की आभा फैल रही थी। उसकी त्वचा पर मोटी भारी पीली भूरी ड्रैगन स्केल्स उभर आईं और उसके पीछे से एक विशाल पूंछ भी निकल आई। उसकी पहाड़ जैसी आभा हवा में भी बेहद डरावनी लग रही थी। नाव पर यून मिंग ने सिर हिलाकर कहा, ये माउंटेन ड्रैगन किंग मार्शल सोल होना चाहिए। इससे बहुत शक्तिशाली ब्लड लाइन आभा निकल रही है। स्टार लोअर साम्राज्य में स्थानीय निवासियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वहां के लोगों की ब्लड लाइन शक्तियां सामान्यतः डोलोवो महाद्वीप के सोल मास्टर्स से ज्यादा मजबूत होती हैं। हमारे यहाँ बहुत कम सोल मास्टर्स हैं जो अपनी ब्लड लाइन में छिपी शक्तियों को जागृत कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी है। उसकी ब्लड लाइन शक्ति बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी स्पिरिचुअल पावर और मार्शल सोल के बीच तालमेल कमजोर है। समान स्तर के अन्य सोल मास्टर्स की तुलना में उसके लिए अपनी शक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। फिर भी इतनी कम उम्र में इतनी ऊंची साधना प्राप्त करना असाधारण है। 3 साल पहले हुए कॉन्टिनेंटल यंग एलाइट्स टूर्नामेंट में वो सच में सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर रहा होगा। तुमने सही फैसला लिया था मेयर। एल्डर काई ने यूनमिंग की ओर मोड़कर हल्का सा सिर हिलाया। श्रेक एकेडमी की टीम के लौटने के बाद उन्होंने ही गु युए और बाकी साथियों को श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स बनाने पर जोर दिया था। तांग वू लिन और उसके साथियों की ताकत का अंदाजा उनके द्वारा हराए गए विरोधियों से ही लगाया जा सकता है। जितना शक्तिशाली लॉन्ग युए था, उतना ही ये साबित होता था कि तांग वू लिन और उसकी टीम कितनी ताकतवर थी कि वो उसकी टीम को हरा पाई थी। एल्डर काई बोली, लॉन्ग युए की प्रगति बहुत तेज है, लेकिन उसके मार्शल सोल में एक खामी है। अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है तो उसका नियंत्रण खो सकता है और सबसे बुरी स्थिति में वो लड़ाई के दौरान पागल भी हो सकता है। इसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वो इस बार एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में यहाँ आया है। यूनमिंग ने सिर हिलाया। 9 ड्रैगन किंग्स में से किसी एक की ब्लड लाइन और मार्शल सोल को संभालना आसान नहीं है। देखते हैं कि क्या हम उसकी किसी तरह मदद कर सकते हैं। इसी समय लॉन्ग युए और शू मियर दोनों हवा में आमने सामने आ चुके थे। लॉन्ग युए के विपरीत शू मियर का शरीर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे एक स्याह काला मैका प्रकट हुआ।
मेका पूरी तरह काला था, इसलिए अगर नीचे सी गॉड्स लेक से निकलती रोशनी न होती तो रात के आसमान में उसे देख पाना मुश्किल था। लॉन्ग यूए की पलकें भी अनायास झटके खाईं। ये औरत कितनी हिंसक है कि उसने ऐसा मेका बनाया है। शू मियर का काला मेका सच में बेहद डरावना दिखता था। वो लगभग 10 मीटर ऊंचा था, जो काले मेका के लिए काफी बड़ा माना जाता है। आमतौर पर जितना शक्तिशाली मेका होता है, उसका आकार उतना ही छोटा रखा जाता है ताकि उसकी फुर्ती बढ़ सके और वो पर्याप्त ऊर्जा स्रोत भी साथ ले जा सके। लेकिन ये मेका अलग था। हालांकि वो 10 मीटर ऊंचा था, फिर भी वो बेहद भारी और मोटा दिखता था, बिल्कुल भी पतला या सुव्यवस्थित नहीं। इसके दोनों कंधों पर 200 मिलीमीटर से अधिक कैलिबर के 2 विशाल सोल कैनन लगे हुए थे। इसके अलावा इसके हाथों, शरीर, पीठ और लगभग हर हिस्से पर बड़े बड़े सोल कैनन लगे हुए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि इसकी भुजाओं के साथ साथ छोटे छोटे जेट बर्नर्स लगे हुए थे। मॉन्स्टर अकेडमी के नंबर 1 प्रतिभाशाली होने के कारण लॉन्ग यूए तुरंत समझ गया कि वो जेट बर्नर्स असल में सोल मिसाइल लॉन्चर हैं। सोल मिसाइल्स 10,000 साल पहले भी सबसे डरावने सोल टूल्स में से थीं और इतने वर्षों के विकास के बाद अब वे विनाशकारी हथियार बन चुकी थीं। उन्हें सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी और सेना में भी उन पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता था। लेकिन श्रेक अकेडमी इसका अपवाद थी। यहाँ शोध के उद्देश्य से सोल मिसाइल्स देखना आम बात थी। फिर भी इस समय लॉन्ग यूए को ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ रहा था जिसके पास सोल मिसाइल्स थीं। लॉन्ग यूए को जरा भी शक नहीं था कि वो लॉन्चर भरे हुए हैं, क्योंकि वो उनके अंदर मिसाइलों के सिरे साफ देख सकता था। ये अब कोई साधारण मेका नहीं था, ये विनाश का हथियार था। इसे चलाने के लिए ही भारी खर्च लगता होगा, और अगर मिसाइलों और निर्माण लागत को भी जोड़ दिया जाए तो इस मेका की कीमत शायद सामान्य काले मेका से 3 गुना होगी। इस महिला की हिंसक प्रवृत्ति देखकर लॉन्ग यूए की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। शू मियर ने उसकी ओर तिरस्कार से हाथ हिलाया। अगले ही पल उसका शरीर चमका और वो रोशनी की एक लकीर बनकर अपने काले मेका के साथ फ्यूज हो गई। शू मियर ने एक 7 रिंग सोल सेज थी, लेकिन वो केवल 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर थी। इसका कारण ये था कि वो अपना अधिकांश समय और ऊर्जा अपने मेका के शोध और सुधार में लगाती थी। उसे सोल टूल्स का ऐसा जुनून था कि जो भी शक्तिशाली सोल टूल उसे पसंद आता, वो किसी न किसी तरह उसे अपने मेका में जोड़ देती। लॉन्ग यूए का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दाहिने हाथ से हवा में पकड़ने जैसा इशारा किया और पीली रोशनी की चमक के साथ एक भारी लंबा भाला उसके हाथ में प्रकट हो गया। उसने तुरंत अपना हथियार बुला लिया था। इससे साफ था कि वो इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से ले रहा था। अब सावधान रहना, शू मियर की ठंडी आवाज इलेक्ट्रॉनिक स्वर में गूंजी। अगले ही पल काला मेका हरकत में आ गया। ऐसा लगा जैसे उसने सिर्फ हाथ उठाया हो, लेकिन उसी क्षण एक शक्तिशाली रोशनी की किरण सीधे लॉन्ग यूए की ओर दाग दी गई। लॉन्ग यूए हमेशा लड़ाई में सीधा मुकाबला करता था। उसने अपना भाला घुमाया और पीली रोशनी की एक शक्तिशाली लहर आगे भेज दी। धड़ाम! आसमान में भीषण विस्फोट हुआ और अनगिनत रोशनी की किरणें चारों ओर फैल गई। नीचे खड़े आउटर कोर्ट के शिष्य विस्मय से ये दृश्य देख रहे थे। लॉन्ग यूए हवा में अडिग माउंटेन की तरह खड़ा रहा। दूसरी ओर काला मेका बिजली की तरह तेजी से घूम रहा था। उसका पूरा शरीर हल्के से झूलता हुआ ऐसा भ्रम पैदा कर रहा था कि वो हर जगह मौजूद है, और उसी के साथ लगातार रोशनी की धाराएं लॉन्ग यूए की ओर बरस रही थीं। लॉन्ग यूए अपने भाले से सोल कैनन और लेजर हमलों की बौछार को रोकता रहा। ऊपर आसमान में विस्फोटों की गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। उसकी पहली सोल रिंग चमकी। उसने अपना माउंटेन्स एंड रिवर्स सोल स्किल एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसका शरीर पर्वत की तरह अडिग हो गया। साथ ही उसके भाले में फ्लोइंग वाटर सोल स्किल की शक्ति भर गई और विशाल जल तरंगे काले मेका की ओर उमड़ पड़ी। लेकिन काला मेका अपनी भारी बनावट के बावजूद अविश्वसनीय फुर्ती दिखा रहा था। शू मियर के कुशल नियंत्रण के कारण वो हर हमले से बच रहा था। परिणाम ये था कि उसके हमले लगातार लॉन्ग यूए पर लग रहे थे, जबकि लॉन्ग यूए उसका मेका छू भी नहीं पा रहा था। लॉन्ग यूए ने मन ही मन उसके मेका नियंत्रण क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन उसके चेहरे पे कड़वी मुस्कान आ गई, क्योंकि इतने सारे लेजर और कैनन हमलों को झेलना आसान नहीं था। उसकी रक्षा बेहद मजबूत थी, फिर भी उसे रोकने के लिए लगातार अपनी सोल पावर खर्च करनी पड़ रही थी। ऐसे नहीं चल सकता। लॉन्ग यूए ने अपना भाला आगे तान दिया और उसकी एक और सोल रिंग चमकी। स्वॉम्प! अचानक हवा में एक क्षेत्र गाढ़ा और चिपचिपा हो गया, मानो अदृश्य दलदल बन गया हो। लॉन्ग यूए की टाइमिंग बिल्कुल सही थी। उसने दलदल ठीक उस जगह बनाया जहां से मेका को अपनी चाल बदलते हुए गुजरना था। ऐसा लगा जैसे शू मियर का मेका किसी विशाल जाल में फंस गया हो और उसकी गति तुरंत धीमी हो गई।
चारों ओर से पानी की धाराएं उमड़ पड़ी, जैसे नदियां और झीलें मिलकर समुद्र की ओर बह रही हों, और सब काले मेका की ओर टूट पड़ी। लॉन्ग युए ने अपने सोल स्किल्स के तालमेल को अद्भुत स्तर तक साध लिया था, और वो शू मियर को कोई मौका नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब अचानक शू मियर का काला मेका चांदी की चमक के साथ हवा में गायब हो गया। उसके द्वारा बुलाए गए सारे जल प्रहार खाली जगह पर जा लगे। एक स्याही सी काली आकृति अचानक उसके तिरछे पीछे प्रकट हुई, और उसी क्षण आकाश से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की एक लकीर नीचे गिरी। वो एक विशाल कृपाण थी, जो 6 मीटर से भी लंबी और लगभग 1.5 मीटर चौड़ी थी। उस कृपाण से तीखी गहरी बैंगनी रोशनी झिलमिला रही थी, और वो सीधे लॉन्गजुए के कंधे पर आकर गिरी। एक तीखी चीख जैसी ध्वनि गूंज उठी। लॉन्गजुए की मोटी शल्कों और अपने बचाव को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए गए माउंटेन एंड रिवर्स सोल स्किल के बावजूद वो उच्च आवृत्ति से कंपन करने वाली विशाल तलवार उसकी शल्कों को चीरने में सफल रही। उस हमले की भयानक शक्ति ने लॉन्गयुए को ऊपर से सीधे नीचे गिरा दिया। सी गॉड्स लेक के ऊपर पहले से ही एक प्रकाश अवरोध बना हुआ था, जिसने लॉन्गयुए के पहाड़ जैसे शरीर को उछालते हुए दूर धकेल दिया, मानो वो किसी उछलने वाले पैड से टकरा गया हो। इसके तुरंत बाद काली मेका के कंधों से प्रकाश के 4 स्तंभ निकले, और 4 विशाल प्रकाश गोले क्रूरता से लॉन्गयुए की पीठ पर जा लगे। एक भीषण विस्फोट हुआ, और उसके साथ ही लॉन्गयुए की क्रोध से भरी गर्जना गूंज उठी। उसी समय उसका छठा सोल रिंग अचानक चमक उठा। उस पल पूरा आकाश लाल हो गया, और लॉन्गयुए का शरीर और भी ज्यादा भूलने लगा। वो पहले से ही बेहद विशाल था, लेकिन छठी सोल स्किल का उपयोग करने के बाद उसका शरीर 50 मीटर से भी अधिक बड़ा हो गया। उसके कंधे पर पड़ा विशाल घाव साफ दिखाई दे रहा था, और उसकी पूरी पीठ काली पड़ चुकी थी। लेकिन उसकी छठी सोल स्किल के प्रभाव ने उसके शरीर को हुए नुकसान को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा। इसके तुरंत बाद लॉन्गयुए का 7वां सोल रिंग भी चमक उठा। छठी सोल स्किल माउंटेन ड्रैगन किंग्स फ्यूरी। 7वीं सोल स्किल मार्शल वार्डियन सोल ट्रू बॉडी। लॉन्गयुए एक विशाल ड्रैगन में बदल चुका था, जिसकी लंबाई 50 मीटर से भी अधिक थी। उसके पूरे शरीर पर बेहद मोटी शल्कें थीं, और उससे निकलने वाली सोल पावर की तरंगे पूरे अंतरिक्ष को कांपने पर मजबूर कर रही थीं। उसने अपना बैटल आर्मर भी नहीं बुलाया था, फिर भी उस क्षण उसके शरीर से निकलने वाली आभा ने उपस्थित टाइटल्ड डाउलो तक को हल्का सा दमनकारी दबाव महसूस करा दिया। काला मेका हवा में ऊपर उठा और लगातार हमलों की बारिश करते हुए लॉन्गयुए पर हमला करता रहा। उसी समय लॉन्गयुए में अपना सामने वाला दाया पंजा उठाया और उसे हवा में जोर से मारा। उसी क्षण अत्यंत हिंसक शक्ति फूट पड़ी। हवा भयानक रूप से विकृत हो गई, और मध्य आकाश में एक विशाल गुरुत्वाकर्षण विस्फोट प्रकट हुआ। शू मियर ने अचानक महसूस किया कि उसका काला मेका बेहद भारी हो गया है, और वो तुरंत टूटते सितारे की तरह माउंटेन ड्रैगन किंग की ओर गिरने लगा। अचानक काले मेका के चारों ओर चांदी की रोशनी की एक परत उभर आई। हवा में स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिए, जिससे मेका उस अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का विरोध कर सका। रोर! माउंटेन ड्रैगन किंग ने सिर पीछे झुकाकर क्रोध से भरी गर्जना की। उसने फिर से अपना दाया पंजा हवा में मारा, और पूरा अंतरिक्ष भयंकर रूप से मुड़ने और मरोड़ने लगा। उसी क्षण चांदी की रोशनी टूट गई। काले मेका के अंदर बैठी शू मियर के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। ये एक डोमेन की शक्ति थी। बाहरी दुनिया का जबरदस्त दबाव मेका के अंदर तक पहुंच रहा था। उसके हाथ में फिर से विशाल कृपाण प्रकट हुई। उसने उस तलवार को हवा में घुमाया और डोमेन में जबरदस्ती एक दरार खोल दी। चांदी की रोशनी फिर चमकी, और मेका ऊंचाई पर फिर से प्रकट हो गया। माउंटेन ड्रैगन किंग ने सिर उठाया और अचानक अपनी पीठ को ऊपर की ओर मोड़ा। उसी क्षण उसकी पीठ पर एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ, और तुरंत आकाश की ओर भाले की तरह उछल पड़ा। वो पर्वत हवा में लगातार फैलता गया, और पलक झपकने में ही सैकड़ों मीटर ऊंचा और कई किलोमीटर त्रिज्या वाला एक विशाल पर्वत काले मेका की ओर गिरने लगा। माउंटेन्स ऑपरेशन ये एक अत्यंत शक्तिशाली सोल स्किल थी, जिसे लॉन्गयुए केवल अपने मार्शल वार्डियन सोल ट्रू बॉडी में ही उपयोग कर सकता था। पूरा पर्वत मिट्टी जैसे पीले प्रकाश से चमक रहा था। उसी क्षण जब वो प्रकट हुआ, तांग वुल्लिन को अपने शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती महसूस हुई। उसकी माउंटेन ड्रैगन किंग टोर्सो बोन इस सोल स्किल पर प्रतिक्रिया कर रही थी। अब गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो चुका था कि पूरा अंतरिक्ष ही मुड़ गया था।
शूमियर अब अपने मेका की टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा उसने आश्चर्य से पाया कि विशाल पर्वत की सीमा के अंदर आते ही उसका मेका बेहद धीमा और भारी हो गया है। अब वो केवल असहाय होकर देख सकती थी कि वो विशाल पर्वत सीधे उसके ऊपर गिरने वाला है। क्रोध से भरी एक आवाज निकालते हुए उसके मेका के हाथों में से एक तोप का मुंह धीरे से ऊपर उठा। उसके अंदर रोशनी चमकने लगी। शूमियर अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने वाली थी। सोल टूल्स के अनुसंधान में अपना अधिकतम समय बिताने के कारण उसकी लगभग 70% युद्ध शक्ति इन्हीं सोल टूल्स से आती थी। उसके सोल स्किल और मार्शल वार्डियन सोल का उपयोग वो बहुत कम करती थी। वो मुख्य रूप से केवल अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करती थी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बाकी सोल स्किल्स केवल उसकी सोल पावर को बढ़ाने के लिए थी। इसी कारण उसकी कुल सोल पावर लॉन्ग यूए से भी अधिक थी। लेकिन माउंटेन ड्रैगन किंग मार्शल वार्डियन सोल का स्तर बहुत ऊंचा था, इसलिए उसका काला मेका उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए अगर शूमियर को लॉन्ग यूए को हराना था तो उसे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना ही पड़ता। सोल मिसाइल्स। सोल बमों के अनुसंधान में शूमियर निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ थी। बस काफी है। आकाश में एक गहरी आवाज गूंजी। अचानक सफेद रोशनी का एक विस्फोट प्रकट हुआ और शूमियर का शरीर पूरी तरह जकड़ गया। वो अपनी सोल मिसाइल छोड़ नहीं पाई। दूसरी ओर विशाल पर्वत के नीचे एक दरार प्रकट हुई। उस दरार ने पूरे पर्वत और उसकी भयानक दमनकारी शक्ति को निगल लिया। उसी समय लॉन्ग यूए का विशाल शरीर कांप उठा। उसके भीतर एक स्वाभाविक भय की भावना जाग उठी और वो अपने मार्शल वार्डियन सोल बॉडी को तुरंत वापस लेने पर मजबूर हो गया। वो जल्दी से अपने मूल रूप में लौट आया। ये लड़ाई मियर हार चुकी है, एटलास डेउलोआ युन मिंग ने घोषणा की। तुम्हारी सोल मिसाइल सच में परिस्थितियों को पलट सकती थी, लेकिन अगर तुम उसे हराना चाहती हो तो तुम्हें खुद को भी उसके साथ खत्म करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा लॉन्ग यूए ने अभी तक अपना बैटल आर्मर भी नहीं बुलाया है। अगर तुम दोनों मौत तक लड़ो भी तो मरोगी केवल तुम, वो अधिकतम गंभीर रूप से घायल होगा। इसलिए इस मुकाबले की जीत लॉन्ग यूए की है। युन मिंग का निर्णय पूरी तरह निष्पक्ष था। लॉन्ग यूए और शूमियर ने दोनों ने इस परिणाम को स्वीकार किया और वापस सी गॉड्स लेक की सतह पर लौट आए। शूमियर ने अपना काला मेका वापस बुला लिया। उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं था, लेकिन जब उसने लॉन्ग यूए की ओर देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी अलग भावना दिखाई दी। लॉन्ग यूए उससे कहीं ज्यादा अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसकी पीठ और कंधे पर चोटें थीं। हालांकि वो तेजी से भर रही थी, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से के सारे कपड़े नष्ट हो चुके थे, जिससे उसकी मांसल काया दिखाई दे रही थी। इस लड़ाई के लिए धन्यवाद, लॉन्ग यूए ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। उसे नहीं लगता था कि उसकी जीत निश्चित थी, और एक कारण था कि उसने अपना बैटल आर्मर नहीं बुलाया था। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ रही थी, उसके लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और कठिन होता जा रहा था। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने से डरता था, क्योंकि इससे ऐसी विनाशकारी स्थिति पैदा हो सकती थी जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहता। इसी कारण उसने अपना बैटल आर्मर नहीं बुलाया, क्योंकि उसे डर था कि वो पागल हो जाएगा। जब शूमियर सोल मिसाइल्स इस्तेमाल करने वाली थी, उसी समय उसे हड्डियों तक जमा देने वाला एहसास हुआ था। वे सोल मिसाइल्स बेहद शक्तिशाली थीं और शूमियर के पास एक से ज्यादा थीं। वे सचमुच विनाश के हथियार थे। शूमियर अपनी कमल पत्ती पर खड़ी होकर लॉन्ग यूए के पास आई और संक्षेप में बोली, तुम जीत गए, मैं तुम्हें चुनती हूँ। लॉन्ग यूए ने सिर हिलाया। इस युवा महिला को देखकर ये कल्पना करना मुश्किल था कि वही अभी अभी उस भयानक काले मेका में बैठी थी। शूमियर उसके बगल में शांत भाव से खड़ी हो गई। ये देखकर सभी ने राहत की सांस ली। साथ ही कई प्रतिभागी शरारती मुस्कान के साथ लॉन्ग यूए की ओर देखने लगे। अगर ये हिंसक महिला सच में लॉन्ग यूए के साथ हो गई तो उसके खुशहाल दिन शायद खत्म हो चुके थे। लॉन्ग यूए भी थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। शूमियर से लड़ने के बाद वो समझ गया था कि कोई भी पुरुष प्रतिभागी उससे लड़ना क्यों नहीं चाहता था। वो सच में उस पर सोल मिसाइल्स दागने वाली थी। शूमियर ने लॉन्ग यूए की ओर देखा और धमकी भरे स्वर में कहा, अब जबकि मैंने तुम्हें चुन लिया है तो तुम किसी और को नहीं चुन सकते, वरना मैं तुम्हें उड़ा दूंगी। ये सुनकर लॉन्ग यूए के होंठ फड़क उठे। अरे, तुमने मुझे चुना है, शूमियर ने शांत स्वर में कहा। सब एक ही बात है। लॉन्ग यूए पूरी तरह अवाक रह गया। क्या अभी अभी उसे जबरदस्ती बेच दिया गया था?